नमस्कार दोस्तों, आपका स्टडी लाइट यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सूर्य ग्रहण तथा चंद्र ग्रहण क्या होते हैं, कैसे होते हैं और कब होते हैं, इन चीज़ों के बारे में डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले सूर्य ग्रहण, इसको इंग्लिश में कहा जाता है सोलर इक्लिप्स। दोस्तों, ये घटना क्या होती है? सूर्य ग्रहण तब होता है दोस्तों जब सूर्य तथा पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा कि हमारा जो सूर्य है वो हमारे सोलर सिस्टम के केंद्र में है, जबकि पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। तो ये जो पृथ्वी है हमारी, इस सूर्य के चारों ओर दीर्घ वर्ताकार पथ में इस सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। और जो चंद्रमा है वो चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। तो चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर एक निश्चित कक्षा के अंदर चक्कर लगा रहा है। जिस प्रकार पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घ वर्ताकार पथ में चक्कर लगा रही है, उसी प्रकार जो चंद्रमा है वह भी पृथ्वी के चारों ओर एक निश्चित दीर्घ वर्ताकार कक्षा के अंदर चक्कर लगा रहा है। तो सूर्य ग्रहण की स्थिति तब बनती है जब सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी ये एक सिध में आ जाते हैं। दोस्तों, आगे हम और डिटेल में देखने वाले हैं कि सूर्य ग्रहण कितने प्रकार के होते हैं, जैसे पूर्ण सूर्य ग्रहण, अर्ध सूर्य ग्रहण और वलयाकार सूर्य ग्रहण। तो चलिए आगे हम डिस्कस करते हैं उनके बारे में। सबसे पहले तो देखिए दोस्तों, सूर्य ग्रहण के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो आप जान लीजिए। सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को होता है। दोस्तों, सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को ही होगा। इसके अलावा और किसी भी स्थिति में सूर्य ग्रहण नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ हमेशा याद रखना, सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को तो होता है, लेकिन सूर्य ग्रहण हर अमावस्या को नहीं होता है। दोस्तों, एग्जाम में ये कन्फ्यूजन 100% आता ही आता है, क्योंकि एग्जाम में आ जाता है कि सूर्य ग्रहण हर अमावस्या को होता है। हमें लगता है, हमने तो पढ़ा है कि सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को होता है, तो हमें सेम लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है। सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को तो होता है, लेकिन हर अमावस्या को नहीं होता है। अब इसका क्या रीजन है कि सूर्य ग्रहण हर अमावस्या को नहीं होता? तो इसका कारण है दोस्तों, जो पृथ्वी का जो कक्षीय समतल है, पृथ्वी का जो कक्षीय समतल है और जो चंद्रमा का कक्षीय समतल है, इन दोनों के बीच में 5 डिग्री का क्या है, कोण है। इस कोण के कारण ही जो सूर्य ग्रहण है वो हर अमावस्या को नहीं होता है। वो उसी अमावस्या को होगा जब जो चंद्रमा है वो पृथ्वी के कक्षीय समतल के निकट होगा, तभी क्या होगा, सूर्य ग्रहण होगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि सूर्य ग्रहण 3 प्रकार के होते हैं: पूर्ण सूर्य ग्रहण, आंशिक सूर्य ग्रहण और वलयाकार सूर्य ग्रहण। अब ये तीनों स्थितियां कब कब उत्पन्न होती हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये आप डायग्राम देखिए। जो सबसे पहली स्थिति है, इस पहली स्थिति में होता है पूर्ण सूर्य ग्रहण। ये कब होती है? सबसे पहली कंडीशन है कि अमावस्या होनी चाहिए। इसकी दूसरी कंडीशन है कि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी ये तीनों एक ही रेखा में होनी चाहिए, यानी कि एक सीधी रेखा में होने चाहिए ये तीनों, जिसमें चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में होना चाहिए। ये दूसरी कंडीशन थी। तीसरी कंडीशन है दोस्तों कि जो पृथ्वी के चारों ओर जो चंद्रमा चक्कर लगा रहा है, जो पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा चक्कर लगा रहा है, वो उपभूख की स्थिति में होना चाहिए। अब ये दोस्तों उपभूख क्या होता है, मैं आगे आपको समझा दूंगा। आपको यहाँ ये याद रखना है कि 3 कंडीशन होनी चाहिए पूर्ण सूर्य ग्रहण के लिए। पहली, अमावस्या होनी चाहिए। दूसरी, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी ये तीनों एक सीधी रेखा में होनी चाहिए। और तीसरी कंडीशन है कि चंद्रमा पृथ्वी की उपभूख की अवस्था में होना चाहिए। उपभूख की अवस्था का मतलब है दोस्तों कि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच जो दूरी है वो न्यूनतम होनी चाहिए, तभी हमें पूर्ण सूर्य ग्रहण देखने को मिलेगा। तो ये हमारी पहली कंडीशन थी। दूसरी कंडीशन देखिए दोस्तों, ये वाली, इसमें होता है वलयाकार सूर्य ग्रहण।
आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि जो चंद्रमा का जो कॉर्नर है उस कॉर्नर पे हमें कुछ डायमंड रिंग जैसी दिखेगी, तो इसको बोलते हैं हम वलयाकार सूर्य ग्रहण। ये एक प्रकार से पूर्ण सूर्य ग्रहण ही है, लेकिन इसको एक अलग प्रकार माना जाता है। ये कब होगी? इसमें भी पहली कंडीशन तो होनी चाहिए अमावस्या, दूसरी कंडीशन होनी चाहिए सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी ये तीनों एक सीधी रेखा में। लेकिन जो तीसरी अवस्था है, इसमें तीसरी अवस्था में क्या होगा कि जो पृथ्वी और जो चंद्रमा है इनके बीच अपभू की स्थिति होनी चाहिए। इसका मतलब है कि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच जो दूरी है वो अधिकतम होनी चाहिए, तभी हमें वलयाकार सूर्य ग्रहण देखने को मिलेगा। तो ये हमारी दूसरी कंडीशन थी। तीसरी कंडीशन देखिए दोस्तों, ये तीसरी कंडीशन, इस कंडीशन में क्या है कि सबसे पहले तो अमावस्या होनी चाहिए, दूसरी है कि ये तीनों एक सीधी रेखा में नहीं होंगे। सीधी रेखा में नहीं होंगे दोस्तों, जो सूर्य और चंद्रमा है वो तो होंगे सीधी रेखा में, लेकिन जो चंद्रमा, जो सूर्य की जो छाया पड़ती है चंद्रमा पर, उसका कुछ एरिया बनता है। ये देखिए आप, ये आपको एरिया दिखाई दे रहा होगा। अगर इस एरिया के अंदर पृथ्वी रहती है तो हमें अर्ध सूर्य ग्रहण या खंडाग्रास सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। यानी कि जो इसकी जो छाया है इस चंद्रमा की, वो हमें, सॉरी, ये जो सूर्य की जो छाया है वो हमें आधी दिखाई देगी, यानी आधा सूर्य ही दिखाई देगा। तो इसको बोलते हैं अर्ध सूर्य ग्रहण। ये देखिए दोस्तों, ये जो वलयाकार सूर्य ग्रहण था उसकी मैंने तीन स्थिति बताई थी आपको। कौन कौन सी स्थिति बताई थी? एक थी बताई थी मैंने अमावस्या होनी चाहिए, दूसरी की ये सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा सीधी रेखा में होने चाहिए, और तीसरी बताई थी चंद्रमा पृथ्वी से दूरस्थ बिंदु यानी कि एपोजी। एपोजी का मतलब होता है अपभू की स्थिति। तो तभी हमें वलयाकार सूर्य ग्रहण देखने को मिलता है। आई होप कि पूर्ण सूर्य ग्रहण, अर्ध सूर्य ग्रहण और वलयाकार सूर्य ग्रहण ये तीनों आपको समझ में आया। आगे चलते हैं हम। आगे हम बात करते हैं चंद्र ग्रहण की, यानी कि लूनर इक्लिप्स की। दोस्तों, सूर्य ग्रहण में सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता था, लेकिन चंद्र ग्रहण की स्थिति के अंदर सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाएगी। इस स्थिति को आप देख सकते हो कि सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण की अवस्था होती है, यानी लूनर इक्लिप्स देखने को मिलता है। अब ये कैसे होता है दोस्तों, ये डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप देखिए कि जो सूर्य ग्रहण होता था वो होता था अमावस्या को, चंद्र ग्रहण होगा पूर्णिमा को, हमेशा पूर्णिमा को। दोस्तों, ये दिमाग में बिठा लो कि सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को होता है, चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को होता है। लेकिन जिस प्रकार हर अमावस्या को सूर्य ग्रहण नहीं होता, उसी प्रकार हर पूर्णिमा को भी चंद्र ग्रहण नहीं होता। और इसका कारण भी वही है कि जो पृथ्वी की कक्षा है उसमें और जो चंद्रमा की कक्षा है उसमें जो 5 डिग्री का कोण है, उसके कारण हर पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं होता। अब यदि पूरा चंद्रमा ढक जाए तो उसको पूर्ण चंद्र ग्रहण कहेंगे, और यदि आंशिक ढक जाए तो उसको आंशिक चंद्र ग्रहण या अर्ध चंद्र ग्रहण कहा जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ पे कुछ टेक्निकल वर्ड है। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी जब एक रेखा में होती है तो उस स्थिति को ज्योग्राफी में एक टर्म है सिजगी या फिर युति व्युति। सिजगी या विति युति व्युति कहा जाता है। अब ये युति व्युति क्या है दोस्तों, एग्जाम में अगर पूछा जाता है तो यही टेक्निकल वर्ड्स देके पूछा जाता है कि ये कौन सी अवस्था। तो आपको याद रखना है कि जब सूर्य ग्रहण की स्थिति होगी तो उस स्थिति को हम कहते हैं युति। कहने का मतलब है कि सूर्य और पृथ्वी के मध्य अगर चंद्रमा आ जाए तो उस स्थिति को हम युति कहेंगे, और युति की स्थिति में ही सूर्य ग्रहण हमें दिखाई देता है। और इसका उल्टा है वियुति। वियुति में क्या होता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है और उस स्थिति में हमें चंद्र ग्रहण देखने को मिलता है। तो आपको याद रखना है कि युति सूर्य ग्रहण और वियुति चंद्र ग्रहण। आपको याद रखना है युति सूर्य ग्रहण, वियुति चंद्र ग्रहण। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। आगे चलते हैं दोस्तों।
आगे देखिए, आगे एक टर्म है सुपर मून। सुपर मून का मतलब आपको टर्म से ही पता चल रहा होगा कि कुछ बड़ा चंद्रमा की बात चल रही। दोस्तों ये ऐसी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ये देखिए सुपर मून का मतलब क्या होता है। सुपर मून का मतलब होता है दोस्तों, जब हमारी जो पृथ्वी है उसके दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चंद्रमा क्या करता है, परिक्रमा करता है। दोस्तों जब यहाँ स्थिति देखिए, ये स्थिति देखिए, जब चंद्रमा और पृथ्वी के बीच जो दूरी है वो न्यूनतम रहती है, न्यूनतम दूरी, और इसको कहा जाता है पेरिज, और हिंदी में कहा जाता है इसको उपभू, उपभू। तो जब उपभू की स्थिति रहती है तो उस समय चंद्रमा और सूर्य के बीच जो दूरी है वो न्यूनतम रहेगी। इसी कारण से जो चंद्रमा है वो हमें, जो सामान्य चंद्रमा रहता है सॉरी, उससे 14% अधिक बड़ा और 30% अधिक चमकीला दिखाई देता है। दोस्तों आपको याद रखना है कि उपभू की स्थिति में हमें सुपरमून दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? कि उपभू वो अवस्था है जिसमें पृथ्वी और चंद्रमा के बीच जो दूरी है वो न्यूनतम रहती है, और उस अवस्था में हमें जो चंद्रमा है वो 14% अधिक बड़ा और 30% अधिक चमकीला दिखाई देता है। तो ये एक छोटा सा टर्म था सुपरमून, वो आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। आगे हमारा है ब्लू मून। एक टर्म है ब्लू मून। दोस्तों ब्लू, ब्लू का मतलब कलर से कभी नहीं है, इसका कलर से कोई लेना देना नहीं है ब्लू मून का। ब्लू मून का सिंपल सा ये मतलब है दोस्तों कि किसी कैलेंडर माह में यदि 2 पूर्णिमाएं आती हैं तो दूसरी पूर्णिमा वाले चांद को ही हम ब्लू मून कह देते हैं। यदि किसी कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमा, यानी कि एक माह में 2 पूर्णिमा आ जाती है, तो जो दूसरी पूर्णिमा वाला चांद है या चंद्रमा है उसको हम ब्लू मून का नाम दे देते हैं। लेकिन इसका ब्लू कलर से कोई लेना देना नहीं, केवल इतना सा है कि जो दूसरी पूर्णिमा आएगी उसी चंद्रमा को हम ब्लू मून कह देते हैं। और ये घटना सामान्यतः 2.5 वर्ष के बाद होती है, सामान्यतः 2.5 वर्ष के बाद में होती है। अब दोस्तों एक पूर्णिमा जब आ जाती है तो दूसरी पूर्णिमा को आने में लगभग 29.5 दिन का समय लगता है। तो अब दोस्तों आप दिमाग लगाइए कि यदि 29.5 दिन का समय लगता है यदि पूर्णिमा को, दूसरी पूर्णिमा को आने में, तो वो कौन सा महीना है जिसमें ब्लू मून की घटना नहीं हो सकती कभी भी? तो वो है फरवरी महीना। तो ये पूछा जा सकता है कि वो कौन सा महीना है जिसमें ब्लू मून की घटना नहीं हो सकती? तो वो है फरवरी महीना। और क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि दोस्तों एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा आने में 29.5 दिन का समय लगता है, और फरवरी महीना तो अगर यदि लीप ईयर वाला जो साल है उसमें भी 29 दिन ही होंगे, और सामान्य वर्ष में तो 28 दिन होते। तो यदि अगर 1 तारीख को भी, अगर 1 फरवरी को भी अगर पूर्णिमा आती है तो दूसरी फरवरी मार्च में, वो दूसरी जो पूर्णिमा है वो मार्च में चली जाएगी, क्योंकि 29.5 दिन बाद आती है। अब एक और चीज़ है कि यदि 2 या 2 से अधिक माह हैं ब्लू मून के होते हैं तो उस साल को कहा जाता है ब्लू मून ईयर। उस साल को क्या कहा जाता है? ब्लू मून ईयर कहा जाता है। यानी कि यदि 2 माह, एक माह में 2 ब्लू मून आ गए और उसी साल में एक और माह के अंदर अगर 2 ब्लू मून आ गए तो उस साल को कह दिया जाता है ब्लू मून ईयर। अगर बात करें ब्लू मून ईयर की, तो जो लास्ट अब तक हमारी जो ब्लू मून ईयर थी वो थी 2018, यानी अभी 2022 चल रही है। 2022 से पहले, मतलब 2022 नहीं है, 2018 जो ईयर थी उसके अंदर क्या था, 2 माह के अंदर 2 ब्लू मून थे, इसीलिए उस 2018 को ब्लू मून ईयर का नाम दिया गया था। आई होप कि ये जो टर्म थी आपको समझ आई होगी। अगली एक और टर्म है, देखिए दोस्तों, ब्लड मून। कौन सी है? ब्लड मून। आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा, ब्लड का मतलब होता है खून, और खून का कलर कैसा होता है? लाल। इसका मतलब है कि चंद्रमा का रंग लाल किसके कारण होता है? पूर्ण चंद्र ग्रहण के कारण। तो पूर्ण चंद्र ग्रहण की जो अवस्था होती है उसको हम ब्लड मून कहते हैं। लेकिन किस अवस्था को कहते हैं? जब 4 पूर्ण चंद्र ग्रहण का संयोजन होता है, यानी लगातार 4 पूर्ण चंद्र ग्रहण होते हैं तो उस संयोजन को ब्लड मून का नाम दिया जाता है। और दोस्तों इसको एक टर्म के नाम से जाना जाता है जिसे कहते हैं हम टेट्रोड। ये याद रखना आप, टेट्रोड किसे कहा जाता है? तो 4 पूर्ण चंद्र ग्रहण का जो संयोजन होता है उसी को क्या कहा जाता है? टेट्रोड कहा जाता है। और ये घटना 2 साल में होती है। दोस्तों अगर यदि आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये उनका फेवरेट एरिया रहता है
कि जो कन्फ्यूजन वाली स्टेटमेंट है वो ज़्यादा आते हैं। जैसे आपको ब्लड मून देख के ये पूछ लिया जाएगा कि ये घटना 1 साल में होती है या 3 साल में होती है, तो आपको याद रखना है कि ब्लड मून की घटना के लिए मिनिमम 2 साल ज़रूरी है। जैसे आप इस डायग्राम में देखिए, 15 अप्रैल 2014 को क्या हुआ था? पूर्ण चंद्र ग्रहण हुआ था। इसके बाद में 8 अक्टूबर 2014 को पूर्ण चंद्र ग्रहण हुआ। इसके बाद में 4 अप्रैल 2015 को चंद्र ग्रहण हुआ और इसके अगला 28 सितंबर 2015 को पूर्ण चंद्र ग्रहण हुआ। तो इन 4 डेटों को लगातार जब पूर्ण चंद्र ग्रहण हुआ तो इन्हीं के संयोजन को क्या कहा जाता है? ब्लड मून कहा जाता है और इसको टेट्रोड के नाम से जाना जाता है। और आप देख सकते हैं कि 2014 और 2015 इन 2 सालों में ये घटना घटित हुई। तो ब्लड मून की घटना को घटित होने में कम से कम 2 साल का समय लगता है। आई होप कि ये टर्म आपको अच्छे से समझ आई होगी दोस्तों। थैंक यू सो मच दोस्तों। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और स्टडी लाइट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे मैंने इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट करवाई है। इसके अलावा विश्व ज्योग्राफी हम पढ़ रहे हैं, जिसका आज हमारा ये लेक्चर नंबर 4 था, जिसमें हमने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में समझा। इससे पहले मैंने 3 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं, जिसमें पहला था ब्रह्मांड, दूसरा था सौरमंडल और इसके बाद में जो हमने देखा था वो था पृथ्वी की गतियाँ। पृथ्वी की गतियों को हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में, यानी तीसरे लेक्चर। और ये हमारा चौथा लेक्चर है जिसमें हमने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में डिटेल से समझा। अगले लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं ज्वार भाटे के बारे में, यानी कि ज्वार भाटा होता क्या है, ज्वार भाटा क्यों आता है, कहाँ पे सबसे बड़ा आता है, इसका क्या कारण है सबसे बड़ा आने का। तो ये सब चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इस लेक्चर में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।